गुड आफ्टरनून डॉक्टर बिप्लब। काफ़ी लोगों को इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशंस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, और ये सेशन इसी के बारे में रहेगा। क्या आप बता सकते हो कि बीसीजी सिर्फ 1 साल तक ही क्यों दिया जाता है बच्चों को? देखिए, बीसीजी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के लिए बच्चे को पैदा होते ही उसको देते हैं। अगर किसी कारणवश बच्चे को पैदा होते या नवजात बच्चे को उसी वक्त ही बीसीजी का टीका नहीं दे पाए तो हम उसको 1 साल तक दे सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद बच्चे को बीसीजी के टीका देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो टीबी के जो जीवाणु हैं वो 1 साल तक के बच्चे को इन्फेक्ट कर ही लेते हैं और सारे को वो सिम्टम्स तो होते नहीं हैं या फिर वो इन्फेक्शन के बाद भी टीबी के रूप में नहीं आते हैं, बट उसकी जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो 1 साल तक टीबी के खिलाफ बढ़ जाती है। तो इसी कारणवश हमें बीसीजी का जो वैक्सीन होता है 1 साल के बाद बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके सर, थैंक यू। क्या कॉस्मेटिक उद्देश्य के लिए अन्य साइट पर बीसीजी दिया जा सकता है? देखिए, बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो इंट्राडर्मल या फिर चमड़ियों के बीच में हम लोग देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक निशान बन जाता है। तो जैसे आपने बोला कॉस्मेटिक कारण की वजह से क्या हम किसी अलग जगह पे दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमें एक समान या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, क्योंकि कई सारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो घर घर जाके चेक करते हैं कि बच्चों को बीसीजी की टीका दिया गया है या नहीं दिया गया है। सो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ये हम बाएं आर्म या बाएं जो बाँह है उसके ऊपरी भाग में हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, एक कॉमन प्लेसेस या कॉमन साइट पे हम इस इंजेक्शन को लोकेट कर पाएँ। ओके डॉक्टर बिप्लब, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तीसरा सवाल है कि बीसीजी का निशान आता है हर बच्चे के टीका के बाद, है ना? तो ये अगर नहीं आए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अधिकांश बच्चों में बीसीजी का जो निशान है या जहाँ पे इंजेक्शन साइट है वहाँ पे कुछ दिनों बाद एक निशान बन ही जाते हैं, बट अगर ये किसी कारणवश ना आए तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पुनः टीकाकरण किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीन अंदर जाने के बाद भी एक वहाँ पे निशान नहीं आता है। इवन डब्ल्यूएचओ ने खुद ही कहा है कि ऐसे बच्चों को पुनः टीकाकरण देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है। अब हम पोलियो पे जाते हैं, और अभी तो भारत जो है पोलियो भारत में है नहीं, मुक्त हो गया है। तो 2014 में दक्षिण पूर्व क्षेत्र को ही पोलियो मुक्त घोषित किए जाने के बाद भी पोलियो का टीका अभी भी जारी क्यों है? देखिए, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, वहाँ पे पोलियो के केसेस अभी भी काफ़ी रिपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि भारत या अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पोलियो पाया और अभी नहीं जाता है, नए केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे भारतीय या हमारे जो पड़ोसी मुल्क से जो लोग हैं वहाँ का आना जाना रहता ही रहता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान अगर टीकाकरण उसका हुआ नहीं है पोलियो के ख़िलाफ़, तो अगर वो वायरस के संक्रमण में आ जाता है तो उसको पोलियो होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये एक कारण है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो अभी भी पाया जाता है पर्यावरण में। तो अगर कोई भी मनुष्य अगर टीकाकरण उसको नहीं हुआ है पोलियो के ख़िलाफ़ तो वो काफ़ी ख़तरे में रहता है पोलियो इन्फेक्शन का। अच्छा, ओके, थैंक यू डॉक्टर बिप्लब। कोई वैक्सीन्स होते हैं जिसके इनिशियल डोसेस होते हैं, जो प्रारंभिक खुराक हम कहते हैं, और ऐसा भी होता है कि उसके बाद बूस्टर डोज देना पड़ता है।
जो बूस्टर खुराक होता है, तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है हमें? देखिए, हमारी जो हम टीका देते हैं उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बोलते हैं वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ या जो बीमारी के ख़िलाफ़ है वो हमारे बॉडी है वो डेवलप करती है। लेकिन समय के साथ ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती जाती है। जैसे इसीलिए कुछ बीमारियां हैं जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस या फिर नीमोकोकल निमोनिया या फिर इवन पोलियो। सो इन केसेस में हमें एक बूस्टर डोज़ भी देना पड़ता है ताकि जो समय के साथ जो इम्यूनिटी कम हो रहा है उसको वापस बढ़ा सकें और इस बीमारी के ख़िलाफ़ बॉडी का जो फुल इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सके। ओके डॉक्टर बिप्लब। अब हम पेंटावैलेंट वैक्सीन पे आते हैं। पहले हमें बताइएगा कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन से वैक्सीन्स रहते हैं, और इसके बाद एक सवाल है कि इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और सूजन जो होती है वो क्यों होती है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 बीमारियों के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन है, जिनमें डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टिटनस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और हेपेटाइटिस बी। सो इन 5 बीमारियों के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन है और ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर या मांसपेशियों के बीच में दिया जाता है। आमतौर पे पैरों पे ही दिया जाता है जो थाई मसल्स होते हैं। सो ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, तो ये मांसपेशियों के बीच में जाता है और वहाँ पे जो वैक्सीन है उसको वो रिलीज़ करते हैं। तो जब मांसपेशियों के बीच से ये जो वैक्सीन है एक्ट करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा सूजन हो जाता है। तो इसी वजह से उस जगह पे थोड़ी सी सूजन या फिर थोड़ा दर्द होना ये आम बात है। और इसको हम कैसे मैनेज करें, इसको हम माँओं को बोलते हैं कि एक साफ़ कपड़े में बर्फ़ डाल के उस जगह को दिन में 3 बार सेकने के लिए हम माँओं को ऐसा बोलते हैं ताकि जो सूजन है वो धीरे धीरे करके कम हो सके। ठीक है डॉक्टर बिप्लब। अगर एक बच्चा है जिसको हल्का सा खांसी, बुखार और फीवर है, तो क्या ये बच्चा टीका ले सकता है? देखिए, अगर मामूली खांसी, सर्दी है या इवन मामूली बुखार भी है तो आम तौर पे बच्चों का ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि बच्चा टीका ना ले। बच्चे टीका ले सकते हैं। अगर बुखार की तीव्रता ज़्यादा है तो उस केसेस में हम शिशु रोग विशेषज्ञ या जो पीडियाट्रिशियन है उनका हम ओपिनियन ले सकते हैं कि बच्चों को क्या हम वैक्सीन दें या ना दें। या अगर बहुत ज़्यादा बच्चे की तबीयत ख़राब है तो हम टीकाकरण को कुछ दिनों के लिए, जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता तब तक हम रोक सकते हैं। ठीक है। और अगर एक बच्चे को जुलाब या उल्टी हो रहा है तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो मुंह से देते हैं, क्या वो हम दे सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला इसके प्रीवियस केसेस में, यहाँ पे भी हम अगर कोई मामूली जुलाब है तो हम दे सकते हैं। अगर जुलाब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें वही है कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक बच्चे का कंडीशन ठीक नहीं हो जाता, उसके बाद हम वैक्सीन दे सकते हैं। ओके डॉक्टर बिप्लब। अभी समाज में एक काफ़ी अतरंगी सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहा है। क्या ओपीवी जैसे कोई टीका बांझपन या नपुंसकता का कारण बन सकता है? देखिए, ये एक मिथ्या है और WHO ने इसको खारिज कर दिया है। WHO ने जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो 2 ड्रॉप जो बच्चों को दिया जाता है, वो काफ़ी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड वैक्सीन है। इसको कई सारे क्लिनिकल ट्रायल से गुजर के ये वैक्सीन बना है बहुत पहले। सो ये वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है और इसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये ना कोई नपुंसकता या फिर बच्चे पैदा करना, भविष्य में बच्चे पैदा करने का में कोई किसी को प्रॉब्लम होएगा, ये सब मिथ्या है, ये सब सरासर झूठ है। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट डॉक्टर बिप्लब।
अब हम न्यूमोकॉकल वैक्सीन पे आते हैं। महाराष्ट्र में न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो पीसीवी कहला जाता है वो क्यों पेश की गई थी? देखिए 2017 में सरकार ने जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जो न्यूमोकोकल निमोनिया के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है उसको 3 राज्यों में इन्होंने इसको अप्रूव किया था, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान। लेकिन इन्होंने इसलिए 3 राज्यों में किया था क्योंकि उनको फ़ेज़ वाइज़ करना था, इसलिए उन्होंने पूरे भारत में ये वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया था। बट क्योंकि उनको फ़ेज़ वाइज़ करना है, तो जहाँ पे जो न्यूमोकोकल निमोनिया है उसके केसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले किया। इसी तरह से अभी उन्होंने 5 राज्यों के बाद महाराष्ट्र को भी उन्होंने अप्रूवल दे दिया। तो इसीलिए इसी साल जुलाई महीने से न्यूमोकोकल वैक्सीन महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है। मतलब एक आखिरी सवाल है हमारे पास, हम खसरे या मीज़ल्स की टीका के साथ साथ विटामिन ए क्यों देते हैं बच्चों को? देखिए मीज़ल्स एक तरह का जानलेवा बीमारी है और मीज़ल्स में जो विटामिन ए का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है और बच्चे के शरीर में विटामिन ए जो है वो उसकी कमी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से जो भी बीमारियां होती हैं उनके वो हमें दिखने लगते हैं मीज़ल्स केसेस में। तो इसी कारणवश हम लोग मीज़ल पेशेंट्स को विटामिन ए का जो सप्लीमेंटेशन है या उसको विटामिन ए का जो खुराक है उसको मीज़ल्स वैक्सीन के साथ हम देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विप्लव, ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।